उसने यूं ही बेसबब नहीं उठाया था। दरअसल इसके पीछे उसकी मंशा विधि और विधान दोनों को ही परिवार की नजरों में नीचा दिखाकर खुद इस परिवार का एक सबसे काबिल व्यक्ति बन फ्यूचर में वर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरमैन बनने की थी, जिसकी सबसे प्रबल दावेदार इस समय विधि थी। और ऐसा होता है जिंदगी में कि आपके दोस्त भी बनते हैं और दुश्मन भी। कई बार दुश्मनी अपने खुद के परिवार में हो जाती है। इसकी वजह कई होती है, लेकिन सबसे अहम वजह होती है अपने बड़ों का प्यार, उनका सम्मान। कुछ ऐसा ही हुआ था वर्मा फैमिली में भी आयुष और विधि के बीच। वास्तव में विधि के होते हुए आयुष तथा आर्या को किसी भी तरह कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती थी। आर्या हालांकि सुंदर जरूर थी, पर विधि के रंग और फैशन सेंस के आगे उसकी सुंदरता धूमिल पड़ जाती थी। और अगर बात की जाए समझदारी और सूझबूझ की, तो इस मामले में विधि उन दोनों से कोसों आगे थी। यही वजह थी कि खुद को अहमियत दिलाने की होड़ में वो विधि को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। और विधि की शादी के बाद विधान के रूप में उनके हाथ एक बना बनाया तानों का वो पुलिंदा लग गया था, जिसका इस्तेमाल कर वो जब चाहे तब विधि को खरी खोटी सुना देते थे। पिछले कुछ दिनों में विधि के लड़खड़ाते बिजनेस के कारण परिवार में उसकी धाक कम हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ आयुष का वर्मा टेक्सटाइल बिजनेस पहले से अच्छा मुनाफा कमा रहा था और सभी को यह लगता था कि आर्या के लिए भी शर्मा इंटरनेशनल बैंक के मालिक के परिवार से रिश्ता आया, जो अकेले ही उनके परिवार के सारे प्रॉब्लम को ठीक कर उन्हें दौलत और शोहरत की ऊंचाइयों की एक और सीढ़ी चढ़ा देगा। तो कुल मिलाकर बात यह थी कि परिवार में विधि के मुकाबले आयुष और आर्या की पोजीशन ज्यादा बेहतर हो गई थी। इस पोजीशन को और बेहतर बनाने के लिए आयुष वर्मा कंपनी को संजीवनी फार्मा के सामने रिप्रेजेंट करना चाहता था, जबकि उसका दवाइयों का नॉलेज जीरो था। दादी को बर्थडे पर इतनी महंगी गिफ्ट भी उसने परिवार की नजरों में खुद को ऊपर उठाने के लिए ही दी थी। आयुष दिमाग का बहुत तेज था और उसका इस्तेमाल अब वो सिर्फ और सिर्फ वर्मा परिवार के बिजनेस को अपने हाथ में करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। आयुष की बात विधान को चुभी तो बहुत थी, लेकिन फिर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, दादी बोल उठी, मुझे लगता है ये काम विधि ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएगी, क्योंकि दवाइयों का बिजनेस तो वही चला रही है। पर कितने तरीके से चला रही है वो भी तो देखिए दादी। आयुष ने हंसते हुए कहा, 8 करोड़ रुपए ना मिलने की हालत में वो बिजनेस बहुत जल्दी बंद होने वाला है, और मैंने सोचा कि वो बिजनेस में मैं उतने रुपए डालकर उसको टेक ओवर कर लूं। आयुष ने अपनी चाहत साफ जाहिर करते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर विधि, जो वहां जस्ट पहुंची ही थी, उसके समेत खड़े बाकी परिवार वालों को भी हैरानी हुई। हालांकि विधि समझ गई थी कि आयुष ऐसा उसे नीचा दिखाने के लिए कर रहा है, इसलिए विधि ने कहा, मेरी कंपनी को तुम्हारी किसी मदद की कोई जरूरत नहीं है, और तुम ये बिल्कुल भी मत सोचो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। विधि की बात सुनकर आयुष ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, क्यों? तुम्हारे इस नकारा पति ने 3 दिन में 8 करोड़ लाने की जो कसम खाई थी वो पूरी कर दी है क्या? तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, विधि ने बात काटते हुए कहा। मुझे तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है, वो तो मैं दादी को समझा रहा था कि 3 दिन में अपनी आत्मा बेचकर भी 8 करोड़ नहीं लाए जा सकते। हाँ, एक रास्ता ये हुआ होगा कि किसी बहुत अमीर औरत को इसने अपना शरीर बेचा हो। पर इस जैसे गधे को उससे भी क्या मिलेगा? ये तो चांस ही नहीं है। आयुष ने विधान का मजाक बनाते हुए कहा, अपनी जुबान कंट्रोल में रखो आयुष, विधि ने गुस्से में कहा। देखते ही देखते संजीवनी फार्मा से डील करने की बात हमेशा की तरह घूमकर फिर विधान की नाकाबिलियत पर आ गई। पर इस दफा पिछली बार के मुकाबले कुछ अलग हुआ, और वो अलग विधान का परिवार के डिस्कशन में बोलना था। उसने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए कहा, जैसा कि आयुष कह रहा है कि वो विधि की मदद करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि उसे इसकी शुरुआत उसके अकाउंट में 8 करोड़ रुपए भेजकर करनी चाहिए। विधान के मुंह से पहली बार कुछ सुनकर आयुष की त्योरियां चढ़ गई और उसने गुस्से भरे लहजे में कहा, अब तू भी बोलेगा? लगता है तुझमें जीने की इच्छा खत्म हो गई है, और इसलिए तू बुझने से पहले दिए की तरह फड़फड़ा रहा है। इतना कहकर वो विधान की तरफ लपका, पर वो विधान को मार सके इससे पहले विधि दोनों के बीच में आ गई और जोर से बोली,
इनफ इज इनफ। 8 करोड़ रुपए मेरी कंपनी में आ चुके हैं, तो तुम्हें मदद का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। सच में अगर तुम इतने ही अच्छे इंसान होते तो जितना तुम खुद को दिखाना चाह रहे हो, तुमने तब मदद की होती जब ये कैश क्रंच हुआ था। सच में? तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस गधे ने 8 करोड़ रुपए जमा कर लिए? आयुष बोला, तुम्हें उससे क्या लेना देना? विधान, चलो यहां से। इतना कहकर विधि उठी और वहां से जाने को हुई। अपने भाई की इतनी असभ्यता वैसे भी उसके बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी। विधान भी उठा और विधि के पीछे पीछे चल पड़ा। आयुष को एक और मौका मिल गया था विधि को पूरे परिवार के सामने बदतमीज दिखाने का। सो उसने मौका भुनाते हुए कहा, जाओ जाओ, तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। और अपने इस गधे पति के साथ रहकर तुम भी वैसी ही बन गई हो। यहां से उठ के जाते वक्त तुमने ये भी नहीं सोचा कि दादी यहां बैठी है, उन्हें कैसा लगेगा, क्योंकि तुम उनकी इज्जत नहीं करती। आयुष चिल्लाता रहा। आर्या ने आयुष को चुप कराते हुए कहा, चुप रहो भैया, इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है। अरे विधान जैसे के साथ शादी हो जाने के बाद कोई भी अपना दिमागी संतुलन खो देगा। आर्या उठकर दादी के चेयर के पास गई और उसने दादी से कहना शुरू किया, दादी मां, मैं दीदी जैसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगी। शर्मा फैमिली में शादी हो जाने के बाद मैं परिवार का नाम और भी ऊंचा करूंगी, दीदी की तरह नीचा नहीं। दादी ने भी आर्या के गाल पर हाथ रखा और पुचकारते हुए बोली, जीती रहो मेरी बच्ची, मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम्हारी शादी शर्मा फैमिली में होगी और हमारी फैमिली की शान में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन आयुष, जरा पता तो करो कि बात आगे कैसे बढ़ेगी। भाई पहल तो उन्होंने कर दी, लेकिन हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। ये कहकर दादी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान उभर आई और वो आर्या को पुचकारने लगी। आर्या भी ये सोचकर फूला नहीं समा रही थी कि जिन लोगों ने सिर्फ पसंद आने पर करोड़ों रुपए के गिफ्ट भेज दिए, वो कितने दौलतमंद होंगे और उनकी फैमिली की बहू बनकर वो कैसे रानियों जैसे ठाठ से रहेगी। पर एक बात उसकी समझ में अब भी नहीं आ रही थी, वो ये कि उसकी फैमिली से अब तक कोई उसे देखने क्यों नहीं आया। साथ ही वो रात भर जागकर इन ख्यालों में खोई रहती थी कि उसका राजकुमार कैसा दिखता होगा। अपने इन ख्यालों को मूर्त रूप देने के लिए उसने पूरे इंटरनेट को खंगाल लिया था कि शर्मा फैमिली में कितने लोग हैं और किसकी उम्र शादी के लिए मुफीद है, पर उसे पुख्ता रूप से कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। खैर, सब बातें हो जाने और आयुषी वर्मा फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, ये फैसला ले लेने के बाद सभी अपने अपने घर की तरफ जाने को हुए। आर्या आयुष की गाड़ी में उसके साथ बैठ गई और उसने कहा, आयुष, कहीं विधि ने जो कहा वो सच तो नहीं? विधान ने कहीं से पैसे जुटा तो नहीं लिए? आर्या के हाव भाव में चिंता झलक रही थी। अरे कुछ भी आर्या, तुम भी उसकी बातों में आ गई। 8 करोड़ लाने थे, 800 नहीं। अगर वो पूरी जिंदगी सड़क पर बैठकर भीख भी मांगे तो मुश्किल से 8 लाख जमा कर पाएगा, 8 करोड़ नहीं। आयुष ने हंसते हुए जवाब दिया। आयुष, पर विधि की एक बहुत अमीर दोस्त है संध्या, कहीं उसने तो उसकी मदद नहीं कर दी? आर्या बोली, कम ऑन आर्या, 8 करोड़ तो कोई अपने बेटे को भी नहीं देता, दोस्त को कौन देगा? आयुष ने बेफिक्र होकर कहा। आयुष किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं था कि 3 दिन में 8 करोड़ रुपए ऐसे ही कोई विधि को दे देगा। तुम उस बारे में ज्यादा मत सोचो आर्या, अब टाइम हमारा चल रहा है। विधि का वक्त गया, अब वो सब होगा जिसके लिए हम इतने सालों से रास्ता देख रहे थे। मैं संजीवनी फार्मा में जाकर ऐसा प्रेजेंटेशन दूंगा कि पूरी फैमिली पर मेरा इंप्रेशन जम जाएगा। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भैया, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आर्या ने आयुष का हौसला बढ़ाते हुए कहा। इस बात पर आयुष बोला, और तुम शर्मा फैमिली की बहू बन जाने के बाद अपने इस भैया को भूल मत जाना। ये कोई कहने की बात है भैया, आर्या बोली और फिर उसके बाद दोनों रोड की ओर देखते हुए अपने अपने भविष्य के उज्जवल सपने बुनने लगे। वहीं दूसरी ओर विधि और विधान अपनी गाड़ी में घर की ओर जा रहे थे। विधान पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। रोड की दोनों तरफ खुला हुआ मैदान था। विधि, तुम संजीवनी फार्मा में वर्मा फैमिली की ओर से बात क्यों नहीं करती? काफी देर की चुप्पी के बाद विधान बोला। विधि ने बेमन उसके सवाल का जवाब दिया, पर मैं क्या करूं,
जब इसकी जिम्मेदारी आयुष ने अपने कंधों पे ली है। क्योंकि विधि, ये बात तुम भी अच्छे तरीके से जानती हो कि आयुष कितना बड़ा बेवकूफ है, और दूसरी बात, उसकी दवाइयों की नॉलेज जीरो है, विधान ने झट से कहा। उसके इस तरह से राय देने पर विधि को बहुत अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि शादी के पूरे 1 साल में उसने कभी भी विधि के बिजनेस संबंधी मुद्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था और ना ही कभी कुछ बोलने की हिम्मत की थी। विधि उसके इस बदले रवैये से खुश और हैरान दोनों थी। कुछ सोचने के बाद विधि ने कहा, लेकिन संजीवनी फार्मा से बात करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आयुष ये काम आसानी से कर लेगा। तुम्हारी नजरों में ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर आयुष जैसे लूजर के लिए ये बहुत मुश्किल काम होगा, और मैं पूरी तरह श्योर हूं वो गुड़ गोबर कर देगा, विधान बोला। विधि ने हैरान होकर पूछा, अच्छा, तुम ये कैसे कह सकते हो? तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं ना? तो चलो एक शर्त लगाते हैं, विधान ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। विधि ने आंखें चौड़ी करके पूछा, कैसी शर्त? विधान ने कुछ सोचा और फिर जवाब दिया, अगर मैं जीता और आयुष का प्रेजेंटेशन खराब हुआ तो मैं तुम्हें किस करूंगा, और अगर तुम जीती और सच में वो अच्छा प्रेजेंटेशन देने में कामयाब रहा तो मुझे किस करना? विधान ने थोड़ा मजाकिया लहजे में कहा। विधान अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि उसकी और विधि के बीच के फासले कम हो, और यह शर्त का प्रपोजल इसी दिशा में लिया गया पहला कदम था। लेकिन विधि अपसेट हो गई। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि शायद वो अब बरस पड़े। क्या विधि और विधान के बीच नजदीकियां बढ़ पाएंगी? आखिर क्यों विधि फिजिकल नहीं होना चाहती? क्या विधान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया? अगर इस वक्त गाड़ी का स्टीयरिंग उसके हाथ में ना होता तो उसने एक जोरदार थप्पड़ विधान के गाल पर जड़ दिया होता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की भी? तुम्हारे साथ मुझे पहले वाला ही ट्रीटमेंट रखना चाहिए था। मैं ही बेवकूफ हूं जो तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं गई और मैंने तुम्हारे साथ प्यार से बात की, पर एक उंगली क्या पकड़ाई, तुम तो सर पर ही चढ़ गए। सही कहती है मम्मी। विधि को यह सोचकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन विधान बिल्कुल चुप होकर उसकी बातें सुन रहा था। फिर से विधि पिनपिना के बोली, तुमने ये सोचा भी कैसे? विधि के गुस्से का टूटता पारा विधान को साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने तो एक चांस लिया था, और ऐसा ही तो होता है दो प्यार करने वालों के बीच। एक चांस लेता है, दूसरा सिग्नल देता है कि आगे बढ़ना है कि नहीं। विधान बहुत अच्छे से समझता था कि विधि को प्रॉब्लम है, एक सेक्सुअल प्रॉब्लम, कि वो मर्दों के टच को और उनसे फिजिकल क्लोजनेस को बर्दाश्त नहीं कर पाती, और इसका सीधा रिश्ता उसके बचपन से था। लेकिन क्या हुआ था उसके बचपन में, ये बात विधान को बिल्कुल पता नहीं थी। आज उनकी शादी को 1 साल हो गया था, लेकिन आज तक वो कभी फिजिकल नहीं हुए थे। लेकिन फिर विधान ने सोचा, कब तक नहीं होंगे? एक दिन तो विधि को नॉर्मल होना पड़ेगा। इसलिए विधान ने ये चांस लिया। विधि ने भड़कते हुए कहा, तुम अपनी औकात भूल गए हो और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज घर का सारा काम तुम ही करोगे। सारे नौकरों को छुट्टी दे रही हूं मैं। विधि ने अपना फरमान सुनाया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। विधि का मूड देखकर विधान के मुंह पर जैसे ताला लग गया। आगे किसी भी बारे में कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो चुपचाप विधि की बातें सुनने के बाद गाड़ी के बाहर दूर तक फैले मैदान को देखता रहा, जैसे खुद को ये बता रहा हो कि उतना ही फासला उसके और विधि के बीच फैला हुआ है और इतनी जल्दी कोई भी चमत्कार होने की संभावना नहीं है। गाड़ी में थोड़ी देर के लिए सब शांत रहा। फिर विधि ने अपना लहजा नरम करते हुए कहा, विधान, क्या ऐसा कुछ है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? उत्तर देने से पहले विधान कुछ देर चुप रहा और फिर कुछ सोचने के बाद उसने कहा, नहीं तो मैं पूरी तरह से तुमसे सच कहता हूं। मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? वैसे तुम किस बारे में बात कर रही हो? विधान ने कहा, मुझे पता नहीं बार बार ऐसा क्यों लगता है कि जो 8 करोड़ रुपए संध्या ने मुझे दिए हैं उसमें तुम्हारा हाथ है।
विधान ने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए जवाब दिया। काश ऐसा होता, पर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वैसे ये संध्या की क्या स्टोरी है? विधान ने दो टूक लहजे में पूछा। कुछ भी नहीं। अगर इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है तो तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। तुम सिर्फ इतना जानो कि पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मुझे इस बात की खुशी है और मैं प्रे करूंगा कि ऐसा फिर कभी दोबारा ना हो, विधान बोला। विधान की बात सुनकर विधि फिर इसी सोच में डूब गई कि आखिर वो शख्स है कौन जिसने उसकी मदद की, और आखिर क्यों? कहीं वो डैनी तो नहीं? पर ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम थे, क्योंकि पहली बात तो वो बिना अपने किसी फायदे के मदद करने वालों में से नहीं था, और अगर वो कुछ करेगा तो पूरी दुनिया में उसके बारे में नगाड़ा बजाकर सबको बताएगा। इसके अलावा फिर एक और संभावना जो बचती है वो है शर्मा ग्रुप, क्योंकि उन्होंने दादी के बर्थडे वाले दिन तोहफे भेजे थे। पर इसमें भी एक पेच था, वो ये कि तोहफे उन्होंने अपनी बहू को भेजे थे, जो विधि तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तो पहले से ही शादीशुदा है। तो फिर ये पैसे किसने भेजे हैं? संध्या के हिसाब से ये मिस्ट्री मैन ने भेजे हैं। लेकिन कौन है ये मिस्ट्री मैन और मुझसे क्या चाहता है? मुझसे क्या रिश्ता है? विधि ने अपने मन में खुद से ही पूछा। थोड़ी देर इसी उधेड़बुन में रहने के बाद वो फिर से विधान की ओर मुड़ी और पूछा, तुम्हारा कान कैसे ठीक हो गया? या फिर तुम पहले से ही सुन सकते थे, सिर्फ ना सुनने का नाटक करके हम सभी को उल्लू बना रहे थे? विधान ने एक लंबी गहरी सांस ली और कहा, हाँ, ऐसा नहीं है। पहले मैं लिप रीडिंग करके सब समझ जाता था, लेकिन ये ठीक कैसे हुआ मुझे भी पता नहीं। लेकिन उस दिन जब डैनी मेरे सामने तुमसे बदतमीजी से बात कर रहा था, तब मुझसे बिल्कुल नहीं देखा गया और मेरे गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों में खून उतर आया, और शायद ये खून की गर्माहट और दबाव का ही असर था कि अचानक से मैं सब सुनने लग गया। विधान ने सफाई दी। अच्छा, तो तुम्हें गुस्सा भी आता है? जिस तरह से तुमने मेरे घर वालों की जिल्लत झेली, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे अंदर का खून ठंडा पड़ गया होगा। विधि तंज कसते हुए मुस्कुरा दी। विधि ने जिज्ञासावश पूछा, अच्छा, तुम्हें गुस्सा क्यों आया था और फ्यूचर में तुम्हें कौन सी चीज पर गुस्सा आएगा? जब जब विधि विधान में इंटरेस्ट दिखाती थी, विधान को बहुत अच्छा लगता था। उसको लगता था यही तो प्यार है, जब आप एक दूसरे के मूड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। विधान ने जवाब दिया, क्यों नहीं आ सकता? डैनी ने तुम्हें धमकाया और वो तुमसे बदतमीजी कर रहा था। उसी दिन मैंने फैसला किया था कि ये अंतिम बार है। अब से मैं किसी को भी तुमसे बदतमीजी नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विधान का जवाब सुनकर विधि का दिल पसीज गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके धधकते हुए दिल पर किसी ने अचानक कई क्विंटल आइस क्यूब्स डाल दिए हों और वो आइस उसके जज्बातों की गर्मी से पिघल रही हो, और धीरे धीरे वो ठंडा पानी उसके जिस्म के कोने कोने में बहकर उसे जगा रहा हो एक गहरी नींद से। उसने महसूस किया कि उसकी आंखों के किनारे नम हो गए हैं। अगर ये बात विधान ने पहले कभी कही होती तो वो बिल्कुल उसका यकीन नहीं करती और शायद गुस्से मुझसे बुरा भला कह देती। पर पता नहीं क्यों इस वक्त उसका दिल उसके खिलाफ विद्रोह करने पर उतारू हो रहा था, और न चाहते हुए भी वो विधान की बातों से काफी प्रभावित महसूस कर रही थी। पर उसने इस एहसास को अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया और घर से थोड़ी ही दूर मार्केट में एक कोने पर गाड़ी रोक दी। तुमने यहां गाड़ी क्यों रोकी? विधान ने पूछा। भूल गए? तुम्हें आज सारे काम करने हैं और उसमें सब्जी उठाकर लाना भी शामिल है। सब्जी लेकर जल्दी से पैदल घर आओ। विधि ने झूठी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और विधान को वहीं उतारकर बंगले की ओर चल दी। बंगले पर अपने कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि सुषमा पागलों की तरह बेतहाशा वहां कुछ ढूंढ रही है। पूरा कमरा बदहवास सा दिखाई दे रहा था। तुम कुछ ढूंढ रही हो? विधि ने पूछा। सुषमा विधि को देखकर सहम गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था
उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, अरे नहीं, कुछ नहीं विधि, मैं बस तेरे कमरे की थोड़ी साफ सफाई कर रही थी। विधि ने कमरे में बिखरे हुए सामान पर एक नजर दौड़ाई और फिर पूछा, लेकिन तुम विधान के सामान के साथ क्या छेड़छाड़ कर रही हो? सुषमा ने डरते डरते कहा, कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा साफ सफाई कर रही थी। काफी दिनों से साफ सफाई नहीं हुई थी ना, देख इस चक्कर में तेरा कमरा भी थोड़ा इधर उधर हो गया। तू इसे ठीक कर, मैं नौकरों से कह के बाकी कमरों की सफाई करवा देती हूँ। ये कहकर सुषमा तुरंत कमरे से बाहर चली जाती है ताकि विधि उससे कोई और सवाल न कर पाए। अपनी मां की हड़बड़ाहट देखकर विधि का शक गहरा गया था कि वो जरूर कुछ ढूंढने की फिराक में ही थी। विधि इस बात पर ज्यादा तवज्जो दिए बिना फ्रेश होने चली गई और फिर थोड़ी देर तक मेल्स पर कुछ रिप्लाई देने के बाद बाहर आई तो उसने देखा कि विधान किचन में सब्जियां काट रहा है। वो उसकी मदद करने में जुट गई। तभी सुषमा वहां आती है और भड़क उठती है, अरे कितने बेशर्म हो तुम। विधि पूरा दिन कंपनी में व्यस्त रहती है, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए पैसे कमाती है, दूसरी तरफ तुम गधे कहीं के, अरे कम से कम खाना तो खुद अकेले बना लो। विधान चुपचाप काम करता रहा। फिर विधान को ठेलकर सुषमा बोली, हाँ कहाँ है वो 8 करोड़ जो सीना चौड़ा करके तुमने कहा था लाओगे? फिर भी विधान चुपचाप काम करता रहा। हाय मेरी किस्मत फूट गई। इतने ढेर सारे लड़के थे जिनसे मैं अपनी इस मिस यूनिवर्स बेटी की शादी कर सकती थी, भाग फूट गए मेरे। विधि ने अपनी मां की बॉडी लैंग्वेज देखी और समझ गई कि वो आज रात ऐसा ही तांडव करती रहेगी। सुषमा को जब भी गुस्सा आता था तब वो एकदम लड़ाका बन जाती थी और हाथ पैर नचा नचा कर बात करती थी। विधि को एक पल के लिए हंसी आ गई, लेकिन फिर उसने गंभीरता से कहा, मां विधान ने मुझसे मदद नहीं मांगी, मैंने खुद अपनी हेल्प ऑफर की थी, इसमें क्या बड़ी बात है। और तुम प्लीज राई का पहाड़ मत बनाया करो। मैं समझ रही हूं ये बात आखिर कहां तक पहुंचेगी, डैनी तक। तुम्हें जितना बोलना है करना है कर लो, मैं विधान को तलाक नहीं दूंगी। विधान चुपचाप बर्तन धोने की एक्टिंग करता रहा। सुषमा के अंदर आग लगी हुई थी। उसने आश्चर्य से विधि को देखा और बोली, पता नहीं क्या घुट्टी पिला दी इस गधे ने तुम्हें कि तुम अपनी मां के बलिदानों को भूल गई। अकेले पाला है मैंने तुम्हें, तुम्हारा वो निखट्टू बाप तो भाग गया था। बाप का नाम सुनते ही विधि बिखर गई और बोली, मां अगर तुमको तमाशा करना पसंद है तो करो, लेकिन किचन से बाहर जाकर, मेरे पास बकवास के लिए टाइम नहीं है। विधान चुपचाप ये मां बेटी का झगड़ा सुनकर खुश हो रहा था। कितनी प्यारी बीवी मिली है मुझको, अपनी मां से मेरे लिए लड़ रही है। सुषमा अब भड़क कर बोलती है, ठीक है, मुझे कौन सा शौक है यहां रसोई में खड़े होने का, मुझे भूख लग रही है। ये सुनकर विधान जल्दी से प्लेट में कुछ खाने को निकालता है और सुषमा के आगे करके कहता है, सासू मां इसको खा के बताइए ये कैसा है। सुषमा विधान से खार खा के प्लेट की तरफ देखती है। प्लेट में थोड़े से चावल थे और एक चटनी। सुषमा भड़क उठती है, ये क्या है इतना सा? अरे बोला ना मुझे भूख लग रही है। विधान को मजा आ रहा था सुषमा को परेशान करने में। वो कहता है, एक बार जरा चख के बताइए कैसा है। सुषमा नाक भौं सिकोड़ते हुए एक कौर लेती है और एकदम से उसके पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है। कैसा है सासू मां, मजेदार है कि नहीं? विधान पूछता है। सुषमा को काटो तो खून नहीं। तभी उसके मुंह से शब्दों की जगह एक बड़ी सी डकार निकलती है और विधि को हंसी आ जाती है। इतना अच्छा था कि एक ही निवाले में तुम्हें डकार आ गई। लेकिन सुषमा समझ गई कि इन सब में विधान ने कुछ किया है। तभी उसका पेट और कसकस के गुड़गुड़ करने लगा और वो एक के बाद एक हवा छोड़ने लगी। विधि जोर से हंसने लगी। ये क्या मां, पूरी रसोई को तुमने इतनी बदबू से भर दिया। जाओ टॉयलेट जाओ और जो पेट में जमा है उसे निकालो। लेकिन सुषमा तो अभी भी लड़ने के मूड में थी। अरे ये सब इसी का किया धरा है, पता नहीं क्या मिला के खिलाया है। और ये बात सच थी। विधान तो अब एक ड्रग कंपनी का सीक्रेट सीईओ था। विधान ने सोचा शायद भगवान ने मुझे ये शक्ति इसलिए दी है कि इस मोटी सासू मां को मजा चखा सकूं।
बेचारी सुषमा अपनी बात खत्म कर भी नहीं पाई थी कि फिर से एक बहुत जोर का धमाका किया उसने, और इस बार तो उसको खुद भी हंसी आ गई। मैं कसम से कहती हूँ विधि, ये जरूर इस गधे का किया धरा है। मेरा पेट एकदम बिल्कुल सही था, फिर अचानक इतनी गैस। सुषमा अब उछलकर विधान के कान पकड़ लेती है और कहती है, बता कहाँ है पैसा, कब लाएगा तू? विधान का कान खिंच जाता है और तभी विधान अपना सर पकड़ लेता है। दर्द में कराते हुए विधान के मुंह से निकल जाता है, विधि शायद मेरे सुनने की शक्ति वापस जा रही है। विधि कुछ करो। अब क्या होगा जब विधान के सुनने की शक्ति वापस चली जाएगी? सुषमा ने विधान के कान पकड़े हुए हैं और विधि विधान को दर्द में कराहते देख परेशान हो जाती है। विधि अपना काम छोड़कर विधान के कान छुड़ाने में लग जाती है। अरे माँ, पागल हो गई हो क्या? छोड़ो उसका कान। लेकिन सुषमा नहीं छोड़ती। अपनी माँ को समझाते हुए विधि कहती है, माँ मेरी बात सुनो, पैसों का जुगाड़ हो गया है। तीनों के बीच खींचातानी लगी हुई थी कान छुड़ाने की, लेकिन विधान को अपने कान की बिल्कुल चिंता नहीं थी। वो तो विधि को देख रहा था, एक शेरनी की तरह कैसे वो उसके लिए लड़ रही थी। एक बार विधान का मन हुआ कि विधि की गाल पर एक किस कर ले, उसे बताए कि वो उसे कितना प्यार करता है। लेकिन फिर कान छुड़ाने के चक्कर में सुषमा का पैर फिसलता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है और एक बार फिर उसके कूल्हे पर चोट लग जाती है, उसी कूल्हे पर जहां पहले से दर्द था। हाय, मैं मर गई। ये गधा मेरी जान लेकर मेरी जिंदगी से जाएगा। सुषमा का वजन इधर कुछ दिनों में और बढ़ गया था। इस बात का भी फ्रस्ट्रेशन था उसमें। वो जमीन से उठने की कोशिश करती है, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ। विधि का दिल अपनी मां सुषमा के लिए नहीं पिघला, उसको तो विधान की चिंता थी। उसने विधान का हाथ पकड़ा और बोली, विधान, कैन यू हियर मी? लेकिन विधान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। विधान ने हाथ के इशारे से कहा, क्या 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 बोल रही हो? ये देखकर विधि का दिल बैठ गया और वो जोर जोर से बोलने लगी, विधान, तुमको सुनाई दे रहा है क्या? आई एम सॉरी। लेकिन फिर विधान ने मस्ती भरे अंदाज में कहा, आई लव यू टू विधि। अब विधि को समझ में आया कि विधान मस्खरापन कर रहा है। उसने विधान के एक चपत लगाई। इधर सुषमा फर्श पर पड़ी ये सब देखकर कुड़ रही थी। सिर्फ धुआं निकलने की देर थी। जल भूनकर बोली, एक गधे की इतनी चिंता और मां यहां जख्मी जमीन पर पड़ी हुई है, उसका कोई हाल पूछने वाला नहीं। लेकिन इतनी आसानी से सासू मां को कौन और कैसे उठाता? विधि की बार बार कोशिश करने के बावजूद सुषमा को वो उठा नहीं पा रही थी। बात अब सीरियस हो चली थी। सुषमा वहां जमीन पर कब तक पड़ी रहेगी? विधि को इस तरह परेशान देखकर विधान कहता है, मैं आपको अपनी गोद में उठाकर बेड पे लिटा दूं? ये सुनकर सुषमा डर जाती है और साफ मना कर देती है, कतई नहीं। हाँ, मुझे अपनी हड्डियां नहीं तोड़वानी है। लेकिन फिर विधि परेशान थी कि ऐसे कैसे वो जमीन पर पड़ी रहेगी। उसको उठाना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी, या फिर क्रेन बुलानी पड़ेगी। खैर, थोड़ी देर मजाक चलता रहा। भगवान का लाख लाख शुक्र था कि सुषमा की कोई हड्डी नहीं टूटी थी। सुषमा आखिरकार तैयार हो जाती है कि विधान उसे उठाने की कोशिश करे, और जब विधान सुषमा को उठाता है ऐसे जैसे वो एक तिनके को उठा रहा है, ये देखकर विधि के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। और दूसरी तरफ सुषमा की गिग्गी बंधी हुई थी। विधान की गोद में सुषमा उसके चेहरे की तरफ अचंभे में देख रही थी कि विधान में इतनी ताकत कहां से आ गई। खैर, विधान सुषमा को उसके बेड पर लिटाता है और फिर एक प्लेट में खाना लाकर उसे देता है। विधि ये सब देख रही थी। विधान के इस बिहेवियर से थोड़ा हैरान भी थी, और अकेले होते ही वो विधान से पूछ बैठती है, एक बात बताओ, मेरी मां तुम्हारी इतनी बेइज्जती करती है, फिर भी तुम उसके साथ इतनी दया और पेशेंस के साथ कैसे कर लेते हो? विधान को अच्छा लगा कि विधि ने पहल की। शायद ये पहल उन दोनों के बीच वो पुल बनेगा जिस पे चलकर
वो एक दूसरे के करीब आ सकेंगे। विधान तड़पता था कि विधि भी उससे उतना ही और वैसा ही प्यार करे जैसे विधान करता था। विधान विधि की आंखों में देखकर जवाब देता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सासू मां मुझसे चिढ़ती हैं क्योंकि मैं निकम्मा हूं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन विधि कहती है, सॉरी मैं तुम्हें टोक रही हूं, लेकिन जो बात मुझे समझनी है वो ये है कि क्या तुम्हारा जमीर तुम्हें नहीं कचोटता? तुम्हारी ईगो को ठेस नहीं पहुंचती? कैसे? क्या ये सारी बातें सोचकर तुम्हें गुस्सा नहीं आता? विधान विधि की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, किसने कहा मुझे गुस्सा नहीं आता? लेकिन जैसे ही आता है मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगता हूं और मेरा सारा गुस्सा गायब हो जाता है। ये सुनकर विधि को शर्म आ जाती है और वो विधान से नजरें चुराकर अपनी पीठ उसकी तरफ कर लेती है। लेकिन फिर विधान अपना पूरा शरीर विधि के शरीर से ऐसे सटा देता है कि उसमें टच नहीं था, सिर्फ एहसास था किसी के होने का। विधान के जिस्म की गर्मी विधि के जिस्म को छू रही थी, लेकिन शरीर नहीं, विधान का हाथ नहीं। विधान की पैनी निगाहें विधि की सुराहीदार गर्दन पर ऐसे फिसल रही थी जैसे विधान उसकी कोमल त्वचा को सहला रहा हो। और फिर वो उसके कान के पास आके कहता है, जब भी मुझको गुस्सा आता है मैं तुम्हारे होठों के बारे में सोचने लगता हूं और मेरा मूड ठीक हो जाता है। विधि अब शर्म के मारे लाल हो जाती है और वहां से निकलने लगती है। कहां जा रही हो विधि? विधान प्यार से पूछता है। नहाने। देखो ना, खाना बनाते बनाते कितना पसीना आ गया, अजीब सा आलसपन हो रहा है। विधान मुस्कुरा के कहता है, ठीक है, कल सुबह जॉगिंग पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, इजाजत है? उससे विधि के चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन वो इतराते हुए बोलती है, देखेंगे, पहले उठो तो। इस पर विधान कहता है, तुम जगा देना मुझे। बाथरूम के दरवाजे को पकड़कर इतराते हुए विधि कहती है, मैं क्यों जगाऊं? तुम अपने आप जागो तो चलो। ये कहकर विधि बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेती है। विधान हाय करके बेड पर गिर जाता है। उसको दिख रहा था कि प्यार के फूल खिल रहे हैं। शायद उन दोनों का रिश्ता अब नॉर्मल हो रहा था। विधान तभी बेख्याली में वहां पड़े विधि का फोन उठा लेता है और ऐसे ही देखने लगता है। तभी एक के बाद एक नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। नोटिफिकेशंस पर सेंडर का नाम लिखा था, सीक्रेट एजेंट। ये पढ़कर विधान की जिज्ञासा जाग उठती है। उसका मन करता है कि क्या एक बार मैसेज खोलकर देख ले, लेकिन फिर ये गलत होगा। उसे विधि के विश्वास के साथ नहीं खेलना चाहिए। उस रात विधि तो चैन से सो गई, लेकिन विधान को पूरी रात नींद नहीं आई। कौन होगा ये सीक्रेट एजेंट? क्या चाहता है वो विधि से? यही सोचते विधान सुबह सुबह विधि के उठने से पहले घर से निकल बाहर गार्डन में आकर बैठ गया। विधान विधि से थोड़ा नाराज था। थोड़ी देर में विधि भी वहां आ पहुंची और उसे देखकर सरप्राइज हो गई। अरे विधान, तुम यहां हो? मैंने सोचा कि शायद तुम वॉशरूम गए होंगे। ये कहकर विधि वहां अपने हाथ ऊपर करके साइड बेंच करने लगती है। विधान विधि से नाराज था। मुंह फुलाकर बोला, तुमको मेरे साथ और टाइम स्पेंड करना चाहिए, वरना तुम भी सासू मां की तरह मेरे लिए नेगेटिव ही सोचोगी। विधि विधान की इस बात को इग्नोर करती है। तभी सीरियस होकर विधान कहता है, विधि, संजीवनी फार्मा से डील करने के बारे में तुमने क्या सोचा? तुरंत विधि जवाब देती है, उसके लिए आयुष तो जा रहा है ना। विधान की नाराजगी और बढ़ जाती है और वो कहता है, विधि, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि अगर वो वर्मा ग्रुप की तरफ से बात करने गया तो कोई बात बनेगी। और मेरी तरह ये बात तुम भी बखूबी जानती हो कि आयुष सिर्फ बातों का शेर है। विधि ने विधान की बात पर गौर किया और फिर कुछ सोचते हुए बोली, अगर संजीवनी फार्मा को शर्मा फैमिली ने खरीद लिया है तो उसका मालिक भी अब शर्मा फैमिली में से ही कोई होगा। इस मामले में उनके परिवार से ही किसी को बात करनी होगी। हाँ, शायद, विधान ने जवाब दिया। विधि कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इन सब के पीछे उसका पति विधान ही है
और इस वजह से वो विधान के संकेत को समझ नहीं पा रही थी। विधि भड़क उठती है और कहती है, तुम अपना काम करो ना, तुम क्या जानते हो मेडिसिन इंडस्ट्री के बारे में? तुमको क्या पता है बिजनेस कैसे चलता है? आयुष के ऊपर उंगली उठाना आसान है, लेकिन तुमने कभी अपने आप को देखा है? कोई काम नहीं करते हो, किसी लायक नहीं हो, मैंने कभी तुम्हारा साथ छोड़ा है? विधान विधि के इस वाकया से बहुत इंप्रेस होता है। ये बात तो सच थी। भले ही विधि विधान को लाखों गालियां देती थी, लेकिन उसने विधान का साथ नहीं छोड़ा था। उसने भी विधान का चेहरा देखा कि इतनी खरी खोटी सुनाने के बाद भी विधान की आंखों में सिर्फ उसके लिए प्यार था। विधि ने अपना मूड चेंज किया और विधान के कंधे पर हाथ रखा और बोली, वैसे ही समझो ना, आयुष मेरा कजिन है, मेरी फैमिली है, मैं कैसे उसके अगेंस्ट चली जाऊं? फैमिली बॉन्डिंग भी एक चीज होती है ना। मैं समझ सकती हूं तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, इसलिए तुम्हें ये सब नहीं पता। तभी विधान उसको टोकते हुए बोलता है, तुम हो ना मेरी फैमिली। ये सुनकर विधि एकदम चुप हो जाती है। वो विधान के इस बिहेवियर से बहुत इंप्रेस थी और सोचती थी, कहां से आती है इसमें इतनी बर्दाश्त करने की शक्ति। विधि एकदम से इमोशनल होकर कुछ बोलने जा ही रही थी कि अचानक कहती है, कैच मी इफ यू कैन। और विधि ने फुल स्प्रिंट मारी। देखते ही देखते विधि एक तीर की तरह सड़क के दूसरे छोर पर पहुंच गई। विधान ने भी उसके पीछे दौड़ना शुरू किया। थोड़ी देर में दोनों हांफते हुए एक पहाड़ी के ऊपर पहुंच चुके थे, लेकिन विधि का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर जमीन पर ऐसे लेट गई जैसे उसमें जान ही ना हो। विधान घबरा गया और उसने विधि को संभालते हुए पूछा, क्या हुआ विधि, तुम ठीक हो ना? लेकिन विधि की सांसें बुरी तरह फूली हुई थी। वो बोलने की कोशिश में नाकामयाब रही और एकदम से उसकी आंखें बंद हो गई। विधान की समझ में नहीं आया कि वो अब क्या करे। उसने विधि के सीने पर अपना कान लगाया तो दिल धड़कना बंद हो गया था। विधि के होंठ एकदम से सूख चुके थे। विधान ने बिना सोचे समझे अब अपने होंठ विधि के होंठों पर रख दिए और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने लगा। कैसी अजीब विडंबना थी। विधान जो विधि को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, 1 साल की शादी के बाद भी उसने आज तक विधि को हाथ तक नहीं लगाया था। एकदम से उसने विधि के होंठों पर अपने होंठ रख दिए थे। विधान की पूरी बॉडी इस स्पर्श से कांप रही थी। विधि के होंठों का आभास उसने कई बार अपने ख्यालों में किया था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि हालात ऐसे होंगे। विधान ने अपने होंठ विधि के होंठों से अलग किए और देखा कि क्या विधि की सांस में सांस आई है या नहीं, लेकिन विधि अभी भी सांस नहीं ले रही थी। विधान की आंखों से आंसू निकल गए और वो बेतहाशा विधि की बॉडी को पकड़कर कहने लगा, विधि विधि आई एम सॉरी, अब मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगा, तुम्हारे लिए दिल में कभी मैल नहीं लाऊंगा, प्लीज तुम हिम्मत मत हारो, मेरा साथ मत छोड़ो। ये कहकर विधान विधि को किस करने लगता है और तभी विधि भी पलटकर विधान को किस करने लगती है। दोनों सुबह की किरणों में एक दूसरे में ऐसे किस कर रहे थे जैसे इससे खूबसूरत और जरूरी बात कोई हो ही नहीं सकती। विधान विधि को अब अपनी गोद में उठा लेता है और चलने लगता है। विधि अभी भी होश में नहीं थी। क्या विधि को होश आएगा या स्थिति कुछ और गंभीर होगी?